अर्थक्वेक्स का नाम सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये उन आफात में से एक है जो कि चंद लम्हों में लाखों करोड़ों लोगों की जानें ले सकते हैं। अभी चंद दिन पहले ही 2 फरवरी को तुर्की और शाम में जो 7.6 मैग्नीट्यूड का जलजला आया है, अब तक हजारों लोगों की जानें ले चुका है और हजारों लोग अभी तक मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिनको निकालने के बाद ये तादाद और भी ज्यादा हो जाएगी। दोस्तों, आज हम इन अर्थक्वेक्स यानी जलजलों के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे कि क्या तुर्की में आया जलजला कुदरती था या ये इंसानी हाथों ने खुद हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से क्रिएट किया था। आज हम जानेंगे कि क्या जमीन के अलावा ये जलजले दूसरे सैयारों पर भी आते हैं। जलजला आने से कबल हम कैसे जान लेते हैं कि जलजला आने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले घंटी की अलामत को जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस बारे में बात करें, हमें ये जानना होगा कि जलजले आते क्यों हैं। दोस्तों, जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेटें मौजूद होती है, जिनमें हर वक्त छोटी मोटी हरकत होती रहती है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स जब एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं, तो इस रगड़ की वजह से अचानक एनर्जी रिलीज होती है, जो कि वाइब्रेट करते हुए लहरों की शक्ल में ऊपर सतह को हिलाकर रख देती है, जिसको हम कहते हैं अर्थक्वेक। जमीन के टेक्टोनिक प्लेटों में ये हरकत या रगड़ जिस कदर ज्यादा होती है, उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिससे जमीन वाइब्रेट करने लगती है और जलजला आता है। बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि जमीन के टेक्टोनिक प्लेट्स में हरकत बेइंतहा ज्यादा होती है, लेकिन ऊपर सतह पर एक कमजोर जलजला आता है। क्यों? क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स का फासला ऊपरी सतह से ज्यादा होता है, इसलिए वो ताकतवर वाइब्रेट करती लहरें जब सतह तक पहुंचती है तो बहुत कमजोर हो चुकी होती है, जिससे मामूली सा जलजला फील होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स जमीन के चंद किलोमीटर नीचे होते हैं, जिनमें मामूली हरकत होने की वजह से ऊपर सतह पर बहुत तेज जलजला आता है और बहुत ज्यादा तबाही होती है। तुर्की और शाम में अभी जो जलजला आया है, ऐसे जलजले इस दुनिया में रोजाना आते रहते हैं, लेकिन वो गहराई में होते हैं और हमें महसूस भी नहीं होते। जबकि तुर्की और शाम में जो जलजला आया है, वो चंद किलोमीटर की गहराई में था, इसलिए इतनी तबाही मच गई। अब बात करते हैं कि क्या तुर्की में आया जलजला इंसानी हाथों ने खुद हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए क्रिएट किया था। दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए पहले हमें हार्प टेक्नोलॉजी को समझना होगा। हार्प टेक्नोलॉजी चंद जनरेटर से चलने वाली इंसानी हाथों बनाई गई वो टेक्नोलॉजी थी, जिसमें जमीन के आइनोस्फीयर में छेड़छाड़ करके सिर्फ सैटेलाइट से राब्ता तोड़ना ही मुमकिन था। इस टेक्नोलॉजी में इतनी ताकत नहीं थी कि ये जमीन में शॉक वेव्स पैदा करके टेक्टोनिक प्लेट्स को हरकत में लाकर जलजले पैदा कर सके या बारिशें बरसा सके। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर हार्प टेक्नोलॉजी को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, वो सब गलत और मनगढ़ंत है। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इस दुनिया में अब तक नहीं आई जो जमीन में जलजले पैदा कर सके। दोस्तों, जलजले सिर्फ जमीन पर नहीं आते, बल्कि हमारे निज़ामी शमसी में मौजूद बहुत सारे सियारों और चांदों पर भी जलजलों को रिकॉर्ड किया गया है। हमारे चांद के ऊपर अब तक कई जलजले रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, जबकि मार्स और वीनस और जुपिटर के एक चांद जिसको आईओ कहते हैं, उस पर भी जलजले के झटके रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, जिससे साफ साफ ये बात जाहिर होती है कि ये कुदरती आफात है जो न सिर्फ जमीन पर बल्कि निज़ामी शमसी के उन प्लैनेट्स के ऊपर भी आते हैं जहां इंसानों ने कभी कदम ही नहीं रखे। आपको जानकर हैरानगी होगी कि सोलर सिस्टम में जो छोटे कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स होते हैं, उन पर भी जलजले आते रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि उन एस्टेरॉइड और कॉमेट्स में तो कोई वोल्केनिक एक्टिविटी भी नहीं होती, फिर कैसे वहां जलजले आ सकते हैं। वेल तो दोस्तों, इस सवाल का सिंपल जवाब ये है कि ये एक दूसरे से टकराते रहते हैं और इस टकराव से इन एस्टेरॉइड या कॉमेट्स पर शदीद किस्म के जलजले पैदा होते हैं। आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले जब एक बड़ा एस्टेरॉइड हमारी जमीन से टकराया था, तो इसके नतीजे में जमीन ने 10 हाइड्रोजन बम जितनी एनर्जी रिलीज की थी, और ये इतनी जोर से टकराया था कि जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों में बेहद रगड़ की वजह से 20 मैग्नीट्यूड का शदीद जलजला पैदा हुआ था, जिससे सुनामी और तूफानों ने भी जन्म लिया था और यूं जमीन से 70% जानदारों का खात्मा हो गया था। इससे हमें पता चलता है कि ये तबाही कितनी बड़ी थी।
دوستو زلزلہ کب آتا ہے یہ کسی کو پتا نہیں ہوتا، البتہ اس کے بارے میں پیشن گوئیاں کی جاتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں خطے یا کنٹری میں زلزلہ آنے کا امکان ہے، یعنی ساری بات پروبیبلٹی کے اوپر کی جاتی ہے جو کہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی۔ سائنٹسٹ ہر وقت زمین کے نیچے ہونے والی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھتے ہیں اور زمین پر موجود پرندوں اور دیگر جانوروں کی حرکات کو بھی نوٹ کرتے رہتے ہیں، جس سے وہ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے۔ ابھی ترکی اور شام میں جو زلزلہ آیا ہے اس سے چند دن قبل ٹویٹر پر ایک سائنٹسٹ نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ ترکی، شام اور سیریا کے علاقے میں 7.6 میگنیٹیوڈ کے زلزلے کی آنے کا خطرہ ہے۔ ان کی بات کو کسی نے سیریس نہیں لیا، لیکن ٹھیک 4 دن بعد واقعی میں وہاں پر زلزلہ آیا۔ انہوں نے خود انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ انہوں نے صرف اندازہ لگایا تھا، اس سے پہلے انہوں نے اور بھی کئی سارے اندازے لگائے تھے جو کہ ابھی تک سچ ثابت نہیں ہوئے ہیں، لیکن یہ والا اندازہ درست نکلا، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قدرتی آفات کے آنے سے پہلے کسی کو صحیح علم نہیں ہوتا، صرف اندازے ہی لگائے جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہمیں محتاط رہنا چاہیے کیونکہ اندازے درست بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا۔ سوشل میڈیا پر پاکستان، انڈیا اور افغانستان کو لے کر لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ 8 سے 15 فروری تک یہاں پر تیز زلزلہ آ سکتا ہے، جو کہ بالکل غلط انفارمیشنز ہے اور اس میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے۔ ایسے چھوٹے موٹے زلزلے یہاں آتے رہتے ہیں، البتہ بڑے زلزلے کا فی الحال کوئی امکان نہیں بتایا گیا، لہٰذا بنا ٹینشن لیے اپنی زندگی کو انجوائے کرے، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خاص خیال رکھے اور ہمیشہ خوش رہے۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور یار چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ تو میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دے، اللہ حافظ۔